नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बधाई। हंसिए मत, अगर इस जीत का कोई वास्तविक आर्किटेक्ट है, चित्रकार है, तो वो चुनाव आयोग है। जिस काम में ज्ञानेश कुमार को लगाया गया था वो उन्होंने कर दिखाया, और ऐसे कर दिखाया कि खुद बीजेपी ने भी उम्मीद नहीं की थी। याद कीजिए, अमित शाह ने क्या कहा था, कितनी सीटों पर जीते? 170 सीट तक जाएंगे तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? तो भाजपा खुद ही सोच रही थी कि बहुत हुआ, घिसट फिसट कर जैसे तैसे 170 पर पहुंच सकते हैं, और चुनाव आयोग ने ऐसा बंदोबस्त किया कि 200 तक पहुंचा दिया। इस चमत्कार के बाद ज्ञानेश कुमार के बदन में जहां कहीं भी बाछें होती हैं वो कमल के फूल की तरह खिली हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार को इसका यथोचित इनाम मिलेगा। कुछ बड़ा, कुछ अप्रत्याशित, इतना बड़ा कि खुद ज्ञानेश कुमार ने ही कल्पना नहीं की होगी। इसे लेकर किस्म किस्म के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया है जिसका सपना आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी अपनी स्थापना के काल से ही देखती आ रही है। आपको बता दें कि दिसंबर 1941 में अविभाजित बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला चुके ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसमें जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा की तरफ से मंत्री बनाए गए थे। उसके पूरे 85 साल बाद बंगाल में जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी का किला आबाद हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इसका असर केवल कोलकाता और बंगाल की सत्ता सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली के सत्ता गलियारों में एक नया राजनीतिक नैरेटिव तेजी से आकार ले रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या बंगाल में भाजपा की जीत के बाद चुनावी प्रबंधन के जरिए बीजेपी का रास्ता तैयार करने वाले चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसी बहस के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम अचानक राजनीतिक चर्चाओं में बहुत तेजी से उभरने लगा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भाजपा एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जिसे राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाकर वो अपने विजय अभियान को गति दे सके। ज्ञानेश कुमार इस खांचे में बिल्कुल फिट बैठते हैं। जरा टाइमिंग भी देख लीजिए। ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था, और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। इधर राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 24 जुलाई 2027 को खत्म हो रहा है। लेकिन इसके पहले ज्ञानेश कुमार के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी और है, पंजाब में बिल्कुल उसी तर्ज पर चुनाव कराने की जिस तर्ज पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में कराया है। पंजाब में अगले साल फरवरी से पहले चुनाव होने हैं। आपको पता ही है, बंगाल चुनाव से पहले और चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी ज्ञानेश कुमार लगातार सुर्खियों में बने रहे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि चुनाव आयोग भय, हिंसा और दबाव से मुक्त चुनाव सुनिश्चित करेगा, और उन्होंने करके दिखाया। इसके साथ ही बंगाल में प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर चुनाव आयोग की सख्त टिप्पणियां भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी। विपक्षी दलों, खासकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने आयोग के निष्पक्षता पर जमकर सवाल उठाए, जबकि भाजपा इसे सख्त चुनावी प्रशासन की मिसाल बताती रही। अब बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग तर्क दे रहा है कि पार्टी इस जीत को केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि संस्थागत विश्वसनीयता के प्रमाण के रूप में पेश करेगी कि देखो, चुनाव आयोग बेईमान नहीं है, बहुत ईमानदारी से चुनाव कराता है। यही वो बिंदु है जहां राष्ट्रपति पद को लेकर अटकलें जन्म लेती हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद अक्सर केवल संवैधानिक नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक संकेतों वाला पद भी रहा है। कई बार केंद्र सरकार ऐसे नाम सामने लाती रही है जो राजनीतिक संदेश, प्रशासनिक भरोसा और सत्ता संरचना तीनों का प्रतिनिधित्व करे। ज्ञानेश कुमार का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल के बड़े चुनाव में उनका चेहरा बहुत प्रमुख रहा है। राजनीतिक तौर पर इस चर्चा के पीछे एक और कारण है। विपक्ष पहले से चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया और उसकी स्वायत्तता को लेकर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में अगर भविष्य में कभी ज्ञानेश कुमार जैसा नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे आता है तो विपक्ष इसे पुरस्कार की राजनीतिक भाषा में पेश कर सकता है। वहीं भाजपा समर्थक इसे अनुभवी प्रशासक को दिया गया संवैधानिक सम्मान बताएंगे।
हालांकि संवैधानिक राजनीति के जानकार ये भी याद दिलाते हैं कि ज्ञानेश कुमार को मिलने वाले इनाम का फैसला केवल किसी एक राज्य की चुनावी जीत से तय नहीं होगा, उन्हें कुछ और भी परीक्षाओं से गुजरना होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अभी उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर न सरकार की ओर से कोई संकेत है, ना ही सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से कोई औपचारिक चर्चा सामने आई है। लेकिन यह जरूर कहा जाने लगा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का कोई असली हकदार है, कोई असली स्टार प्रचारक, रणनीतिकार और गणितज्ञ है तो वो ज्ञानेश कुमार ही है। इसके बाद ही किसी और का नंबर आता है। विपक्ष, खासकर तृणमूल कांग्रेस, चुनाव के बीच ही आरोप लगा रहा था कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, न कि निष्पक्ष चुनाव के लिए। इसमें सबसे बड़ा कदम तो था SIR, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर लगभग 1.25 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजा गया और आखिर में 27 लाख से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से बेदखल कर दिया गया। दूसरा कदम जिसने बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया वो था बड़े पैमाने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। तीसरा आरोप तृणमूल कांग्रेस लगाती है मुसलमानों को टारगेटेड तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर करना। चौथा, संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी और रीपोल की चेतावनी। सीधी भाषा में कहें तो SIR ने निश्चित तौर पर वोटिंग पैटर्न को गहराई तक प्रभावित किया। विपक्ष का दावा निराधार नहीं है कि इसने मतदाता सूची, नागरिकता पर बहस और ध्रुवीकरण के जरिए ऐसा चुनावी वातावरण बनाया जिसमें भाजपा को लाभ मिल सकता था। जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं उसके संकेतों को देखते हुए इतना तो जरूर कहा जा रहा है कि बंगाल का चुनाव केवल सरकार बदलने का सवाल नहीं रह गया है, ये उन संस्थाओं, व्यक्तियों और सत्ता संबंधों की भी परीक्षा बन गया है जो भारतीय लोकतंत्र की प्रशासनिक संरचना को प्रभावित कर रहे हैं। और फिलहाल ऐसे चेहरों में ज्ञानेश कुमार का चेहरा सबसे प्रमुख है। लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल में जीत के अकाल को खत्म करना ही काफी होगा या उन्हें कुछ और भी करके दिखाना होगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए विश्वसनीय होना ही एकमात्र शर्त नहीं होती। इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण, संसद और विधानसभाओं का गणित, सहयोगी दलों की स्वीकार्यता और व्यापक राजनीतिक संदेश सभी उतने ही निर्णायक होते हैं। फिर भी बंगाल के नतीजों के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो ये कि ज्ञानेश कुमार को कुछ बड़ा मिलने वाला है। चलते चलते आपको बता दें कि बंगाल की जीत के साथ ही भाजपा 23 राज्यों की सत्ता में पहुंच चुकी है। 11 राज्यों में भाजपा अकेले दम पर बहुमत में है, जबकि 12 राज्यों में वो सरकार में गठबंधन के साथ शामिल है। केवल 7 राज्य ही ऐसे हैं जहां भाजपा सत्ता से बाहर है: तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।